रामू का दिल था साफ, न लालच न शोर। छोटे से लोटे ने भर दिए अन्न के भंडार ढेरों और। भूखे को खिलाया, सबका बन गया सहारा। लोभी ने मांगा सोना, मिला कीचड़ सारा। सीख यही देती है ये प्यारी सी कथा, अच्छे दिल वालों के साथ रहते हैं भगवान हमेशा। रामू अपनी अम्मा के साथ एक छोटे से आंगन में बैठा है। आंगन छोटा और ऊबड़ खाबड़ है। आधा बुझा हुआ चूल्हा है और कोने में कुछ मिट्टी के घड़े रखे हैं। रामू अपनी हथेली में पड़े कुछ गेहूं के दाने गिनता है और आस्ते से सांस भरता है। तभी भोला अंदर आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी मूली है, जिसे वो ऐसे पकड़े हुए है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसे लगता है कि शायद इससे उनकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। रामू खुश रहने की कोशिश करता है, मगर हालात आसान नहीं है। गांव में काम मिलना कम हो गया है। जो काम मिलता भी है, उसका पैसा वक्त पर नहीं मिलता। कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। उधर सेठ धनराज की धमकी भी उनके सर पर मंडरा रही है। वो कह चुका है कि अगर रामू उनका कर्ज ना चुका पाया तो उन्हें घर से बेदखल कर देंगे। रामू बेटा, तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ऐसे खाली पेट कब तक भागेगा? अम्मी, पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में कुछ इंतजाम कर लूंगा। देखो, आज का शाही खाना, आधी मूली तुम्हारी, आधी मेरी। तभी अचानक सेठ धनराज कल्लू मुनीम के साथ रामू के दरवाजे पर आ पहुंचता है। कल्लू के बगल में एक मोटी खाते की बुक रखी हुई है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। सेठ धनराज अंदर ऐसे कदम रखता है जैसे ये मिट्टी भी उसी की हो। वो झोपड़ी के चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसके चेहरे पर घृणा भी है और एक अजीब सी तसल्ली भी, जैसे दूसरों का डर देखकर उसे मजा आ रहा हो। रामू तुरंत हाथ जोड़कर इज्जत से खड़ा हो जाता है, लेकिन सेठ की आवाज शुरू से ही ताने से भरी होती है। उधर कल्लू मुनीम बड़ी नाटकीयता से खाते की किताब खोलता है। वो उंगली से पन्ने पलटते हुए हिसाब देखने लगता है। भोला हिम्मत करके रामू के पास खड़ा हो जाता है, जैसे उसकी हिफाजत करना चाहता हो। वो उसका सहारा बनना चाहता था, मगर हर बार जब सेठ उसे घूरकर देखता है तो उसकी हिम्मत थोड़ी और टूट जाती है। पीछे खड़ी अम्मा ये सब फिक्र में देख रही होती हैं। क्यों रामू, मेरे पैसे कब चुकाएगा? सेठ जी, 2 दिन और दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। 2 दिन? सेठ जी, ये वही 2 दिन हैं जो पिछले 2 महीनों से खत्म ही नहीं हो रहे। रामू, दया मैं मंदिर में करता हूँ, उधार के धंधे में नहीं। कल सूरज ढलने तक पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी मेरी। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, मगर बेईमान नहीं हैं। जरा वक्त दे दीजिए। माई, मुझे आंसू नहीं, पैसे चाहिए। सेठ जी, आंसू बेचने की दुकान खुल जाए तो हम भी अमीर हो जाए। क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं, मैं तो बस भूख में भजन गा रहा था। याद रखो, कल आखिरी दिन है। सेठ धनराज कल्लू मुनीम के साथ मुड़कर वहाँ से चला जाता है। रामू खामोश खड़ा रह जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती है। कुछ वक्त बाद रामू एक खामोश गांव के रास्ते पर चल रहा है। उसके हाथ में एक रस्सी और खाली बोरा है। वो सोचता है कि शायद सूरज ढलने के पहले कहीं मजदूरी मिल जाए। रास्ता एक पुराने बरगद के दरख्त के पास से गुजरता है। भोला उसके साथ साथ चलता रहता है। वो लगातार बातें करते रहता है ताकि रामू मायूस ना हो, लेकिन जब कहीं भी काम नहीं मिलता तो धीरे धीरे भोला भी चुप हो जाता है। बरगद के दरख्त के पास पहुंचकर रामू रुक जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। अब उसके चेहरे पर छिपी हुई मायूसी साफ नजर आती है। भोला फिर से उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसके शब्द भी रामू का मन हल्का नहीं कर पाते। भोला, मैंने किसका बुरा किया है?
मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरी अम्मी को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? अरे यार, ऊपर वाला कभी कभी देर से सुनता है, पर जरूर सुनता है। अगर वो सुनता है तो क्यों चुप है? शायद इसलिए कि तू बहुत धीरे बोलता है। जरा जोर से मांग कर देखना। बस एक मौका दे दे, मैं मेहनत करूंगा और मेरी अम्मी की छत मत छीन। तभी हवा चलती है और बरगद के दरख्त से एक अजीब सी आवाज आती है। ये सुनकर रामू और भोला दोनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त दरख्त के पास एक रहस्यमयी साधु बाबा नजर आते हैं। उनकी आंखें खामोश हैं, दाढ़ी लंबी है और उनका बर्ताव काफी शांत लगता है। उनके पास एक पुराना पीतल का लोटा रखा है जो थोड़ा टूटा और धूल से भरा है, देखने में बिल्कुल मामूली। रामू और भोला एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। भोला धीरे से कुछ कहना चाहता है, मगर उसकी फुसफुसाहट भी साफ सुनाई दे जाती है। साधु बाबा खामोश नजरों से रामू को निहारते हैं और उससे पानी मांगते हैं। रामू थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसके पास खुद भी कुछ नहीं है। फिर भी वो पास के तालाब की ओर दौड़ता है, लोटे में साफ पानी भरता है और दोनों हाथों से संभालकर वापस लेकर आता है। साधु बाबा मुस्कुराते हैं। उन्हें पानी से ज्यादा उस एहसास की खुशी होती है जिसके साथ रामू ये पानी लेकर आया है। तुम्हारे हाथ खाली है, लेकिन दिल भरा हुआ है। बाबा, गरीब आदमी के पास दिल के अलावा बचता ही क्या है? कभी कभी वही सबसे बड़ी दौलत होती है। साधु बाबा वो लोटा उठाते हैं और उसे रामू के हाथ में रख देते हैं। इसे रख लो। लेकिन बाबा, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये मामूली लोटा नहीं है, ये उसी का साथ देता है जिसके मन में लालच नहीं, सेवा हो। इसे जल से भरो और जरूरत के वक्त प्रार्थना के साथ इस्तेमाल करना। दादा, इसमें से सोना निकलेगा क्या? जिसे सिर्फ सोना दिखता है उसे चमत्कार कभी नहीं दिखता। भोला शर्मिंदा होकर मुड़ जाता है, मगर रामू उत्सुकता से उस लोटे को हाथ में पकड़े रहता है। रात को अम्मा कमजोर हालत में चारपाई पर सोई होती हैं। रामू और भोला सामने रखे लोटे को देखकर बैठे हैं, जैसे कोई अनसुलझा सवाल हो। लोटा पुराना और मामूली सा लगता है। भोला उसके चारों तरफ घूमता है, उसे हल्के से ठोकता है, सूंघ कर देखता है और कान लगाकर सुनने की भी कोशिश करता है कि अंदर कुछ है या नहीं। तभी रामू को साधु बाबा की बात याद आती है। वो लोटे में पानी भरता है, आंखें बंद करता है और सच्चे मन से दुआ मांगता है। वो पैसे नहीं मांगता, बस अम्मा के लिए खाने और अपने दुख से राहत की दुआ मांगता है। जब वो धीरे धीरे पानी लोटे में डालता है तो पानी चमकते हुए चावल और दाल में तब्दील हो जाता है। लोटा हल्की रोशनी में चमकने लगता है। ये देखकर दोनों कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाते हैं। भोला ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे, ये पानी है या कुछ और? रामू, ये कैसे? शायद बाबा सच कह रहे थे। भगवान ने आज हमारे घर का चूल्हा जला दिया बेटा। रामू, अब तो हम रोज दावत करेंगे। हलवा, पूड़ी, समोसा, जलेबी, कचौड़ी। अचानक लोहा खाना बनाना बंद कर देता है। सब कुछ फिर से मामूली पानी में तब्दील हो जाता है। अरे, ये नाराज हो गया क्या? शायद ये जरूरत समझता है, लालच नहीं। बेटा, इसे वरदान समझकर संभालना, इम्तिहान समझकर इस्तेमाल करना। रामू हल्के से सर हिलाकर हाँ करता है। इसी के साथ वो रात यहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आती है। कई दिनों की भूख के बाद अम्मा चूल्हे पर खाना बनाती है और खाने की खुशबू गली तक फैल जाती है। भोला अपनी खुशी संभाल नहीं पाता। रामू उसे समझाता है कि लोटे की बात किसी को नहीं बतानी है, मगर भोला का चेहरा ही ऐसा है
कि उससे राज छुपाना नामुमकिन लगता है। भोला, तेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती। ख्याल रखना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामू, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तेरी कसम से ज्यादा मुझे तेरे चेहरे पर डर लगता है। तू फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। इतने में अम्मा उनके लिए ताजा बनी हुई खिचड़ी लेकर आती हैं। दोनों उसकी खुशबू लेते हैं और फिर खाने लगते हैं। अम्मा करीब में ही बैठ जाती हैं। दोनों को खाते हुए देखकर उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। खाने के बाद रामू और भोला काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रामू अपने साथ वो लोटा भी ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग लकड़हारा दरख्त के नीचे कमजोर और भूखा बैठा नजर आता है। अरे चाचा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या बताऊं बेटा, भूख से हालत खराब है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बेहतर होता। रामू दोबारा लोटे का इस्तेमाल करता है। वो मन ही मन दुआ मांगता है और लोटे से इतना खाना मिल जाता है कि वो उस बुजुर्ग लकड़हारे को खिला सके। उसी वक्त कल्लू मुनिम दूर से ये सब देख लेता है। वो पूरी बात समझ नहीं पाता, मगर इतना जरूर समझ जाता है कि उस लोटे में कुछ जादुई शक्ति है। अरे वाह, यहाँ तो बिना खेत के फसल उग रही है। ये खबर सेठ जी को पसंद आएगी। ये देखकर कल्लू मुनिम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हवेली के अंदर सेठ धनराज गद्दों पर बैठा नोट गिन रहा होता है। तभी कल्लू मुनिम वहाँ आ जाता है और चमकते फर्श पर लगभग फिसल ही जाता है। सेठ पहले उसकी इस हरकत पर उसे डांटता है, मगर कल्लू जल्दी जल्दी आगे बढ़कर सेठ धनराज को बताने लगता है कि उसने क्या देखा। सेठ जी, अपनी आंखों से देखा मैंने। वो लोटा पानी से खाना निकाल रहा था। झूठ बोलोगे तो जेब कटवा दूंगा। अरे सेठ जी, मैं झूठ बोलूं तो मेरी मूछें उल्टी उग जाएं। तो मतलब उस भिखारी रामू के पास खजाने की चाबी है? और वो भी ऐसी चाबी जो बिना ताला खोले माल भी दे रही है। कल तक मैं उसका घर लेने वाला था, अब उसका लोटा लूंगा। सीधे मांगेंगे? बेवकूफ, पैसे मानकर नहीं लिया जा सकता, छीना जाता है। ये सुनकर धनराज की आंखों में लालच चमक उठता है। कल्लू मुनिम भी सर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताता है। कुछ वक्त बाद सेठ धनराज कल्लू मुनिम के साथ रामू के घर पहुंचता है। इस बार उसकी आवाज मीठी होती है। वो साथ में कुछ फल भी लाता है और अम्मा की तबीयत के बारे में फिक्र जताने का दिखावा करता है। भोला ये सब देखकर तुरंत शक करने लगता है। रामू फिर से विनम्र बना रहता है, मगर अंदर ही अंदर होशियार भी रहता है। सेठ धीरे धीरे बात घुमाने लगता है। वो सादगी और दान की बड़ी बड़ी बातें करता है ताकि रामू खुद ही सच बता दे। रामू बेटा, सुना है तुम्हारी किस्मत खुल गई है। किस्मत? नहीं तो सेठ जी, बस ऊपर वाले का एहसान है। अच्छा, और वह एहसान पीतल के लोटे में मिलता है क्या? ये सुनते ही रामू एकदम चौंक जाता है। देखा, चेहरा सब बता रहा है। चेहरा तो आपका भी बहुत कुछ बता रहा है। साफ साफ बोल, लोटा कहाँ है? वो मेरी अमानत है। अमानत? कर्जदार की कोई अमानत नहीं होती। लल्लू, घर छान मारो। इतने में अम्मा और भोला आगे आ जाते हैं। नहीं, हमारे घर में कोई हाथ नहीं लगाएगा। बस, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। मेहनत से लिया कर्ज लौटाऊंगा, लेकिन मर कर नहीं जीऊंगा। मेरे घर के चीजों पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। धनराज रुक जाता है और रामू की ओर देखता है। अब रामू की आंखों में हिम्मत साफ नजर आती है। ये देखकर धनराज एक कदम पीछे हट जाता है। ठीक है रामू, लेकिन याद रखना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। धनराज कल्लू मुनिम के साथ वहाँ से चला जाता है। रात को रामू लोटे को होशियारी से एक पुराने अनाज के टोकरी में छुपा देता है। भोला पहरा देने के लिए जिद करता है, हालांकि वो इस काम में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू फिक्र मत कर रामू,
आज रात अगर चोर आया तो। रामू हिचकिचाते हुए सर हिलाकर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। भोला हाथ में डंडा लेकर चौकन्ना रहने की कोशिश करता है, मगर जरा सी आवाज पर भी चौंक जाता है। कभी झिंगुर की आवाज से, कभी बिल्ली की हलचल से। कल्लू मुनिम चुपके से राजू के घर के पीछे वाले आंगन में घुस आता है। आगे बढ़ते हुए उसका पैर गलती से एक रस्सी पर पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो सांप है। अरे मर गए, अरे बचाओ बचाओ। रस्सी उसके पैरों में उलझ जाती है और इसी कारण वो गिर जाता है। अंदर सो रहा भोला यह आवाज सुनकर अचानक उठ जाता है। कौन है? भोला जल्दी से कमरे की ओर भागता है और रामू को भी जगा देता है। उठ जल्दी, शायद कोई चोर घुस आया है। रामू घबराकर उठता है और भोला के साथ बाहर की ओर दौड़ता है। रामू और भोला दौड़ते हुए पीछे के आंगन में पहुंचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कल्लू मुनिम जमीन पर गिरा पड़ा है और रस्सी में पूरी तरह उलझा हुआ है। कल्लू, तू यहाँ? तुम यहाँ चोरी करने आए थे ना? आखिरकार कल्लू खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। मैं तो रात की सैर पर निकला था। अच्छा, और हमारे घर की दीवार फांदकर अंदर आ गए। मैं तो वो जाओ यहाँ से, और तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जा रहा हूँ। मैं तो यूं ही आया था। लोगों को भी बस बातें बनाने बहुत अच्छा लगता है। कल्लू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रामू और भोला वहीं खड़े रह जाते हैं और उसे जाते हुए देखते रहते हैं और इसी के साथ रात खत्म हो जाती है। अगली सुबह कल्लू धनराज के पास आता है और उसे रात की पूरी बात बताता है। ये सुनकर धनराज बेहद गुस्सा हो जाता है। बेवकूफ, एक लोटा नहीं ला पाए। सेठ जी, वहाँ भोला था, वो आदमी नहीं, चलता फिरता हल्ला है। धनराज जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। उसे समझ आ जाता है कि चोरी शायद काम ना करे, इसीलिए चालाकी से बात बन सकती है। अब सुन, पूरे कस्बे में खबर फैलनी चाहिए कि रामू काला जादू करता है। लोग डरेंगे, सवाल करेंगे और वो खुद लौटा बाहर लाएगा। वाह सेठ जी, आपका दिमाग तो सांप से भी ज्यादा टेढ़ा है। चापलूसी कम और काम ज्यादा। कल्लू सहमति में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। धनराज के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। कुछ वक्त बाद गांव में ये बात फैल जाती है। गांव की चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ जुटी होती है। सब लोग आपस में रामू के काले जादू के अफवाह की बात कर रहे होते हैं और माहौल थोड़ा तनाव भरा हो जाता है। इसी बीच धनराज वहाँ आता है और उसके पीछे पीछे कल्लू भी आ जाता है। कस्बे वालों, मैं तो बस सबकी हिफाजत चाहता हूँ। रामू के घर में एक खुफियामयी चीज छिपी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, पानी से खाना बन रहा था। इसी बीच रामू, भोला और अम्मा भी वहाँ आ जाते हैं। तभी भोला आगे बढ़कर बीच में बोल पड़ता है। तो तूने ये भी देखा होगा कि खाना भूखे को खिलाया गया था। क्या उसे कुछ हो गया? रामू, सच क्या है? हकीकत इतना ही है कि ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो सबके सामने दिखा देना। रामू भोला की ओर देखकर सहमति में सर हिलाता है। अगर ये वरदान है तो इसका इस्तेमाल सेवा के लिए होगा, तमाशे के लिए नहीं। भोला चाय की दुकान के बर्तन से उस लोटे में पानी भर देता है। रामू लोटा उठाता है, आंखें बंद करता है और दुआ मांगने लगता है। कुछ ही वक्त में लोटे का पानी चावल के दानों में तब्दील हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले तुरंत हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सचमुच चमत्कार है। कहा था ना, हमारा रामू काला जादू नहीं करता। ये साफ दिल का आदमी है। धनराज ये सब देखता है और उसके मन में लालच और गहरा हो जाता है। भीड़ की हैरानी धीरे धीरे रामू के लिए इज्जत में बदलता देख
वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक धनराज रामू के हाथ से लोटा छीन लेता है। ये देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। ऐसी ताकत किसी गरीब आदमी के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे इंसान के पास होनी चाहिए जिसे वो ठीक तरह से इस्तेमाल कर सके। ये लोटा अब मेरा है। मैं इससे सोना मांगता हूँ, हीरे मांगता हूँ, मोती मांगता हूँ। लोटा बिल्कुल खामोश रहता है। सेठ फिर से कोशिश करता है, इस बार और ज्यादा लालच के साथ। लेकिन धन दौलत की जगह उस लोटे से काला गाढ़ा कीचड़ निकलकर सीधे उसके कपड़े और चेहरे पर फैल जाता है। ये देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं। अरे वाह सेठ जी, सोना नहीं सीधा कीचड़ निकला। सेठ जी फिर से कोशिश कीजिए। लोटे, मुझे खजाना दे। लोटे से और कीचड़ निकलकर सीधे उसके चेहरे पर गिर जाती है। ये देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी दौरान वही साधु बाबा वहाँ आ जाते हैं। बाबा, आप? रामू ने भूख मिटाने की प्रार्थना की थी, इसीलिए खाना मिला। इसने लालच मांगा, इसीलिए इसे सजा मिली। याद रखो, वरदान कभी लालची के हाथ में नहीं टिकता। धनराज शर्म और पछतावे से अपना सर झुका लेता है। रामू के इरादे हमेशा से नेक थे, फिर भी आपने उसके साथ गलत किया। उसके बदले में अब आपको उसका कर्जा माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आज से रामू का कर्ज खत्म। भगवान तेरा भला करे बेटा। बाबा, इस लोटे का अब मैं क्या करूं? इसने मुसीबत भी दी और सहारा भी। मुसीबत लोटे की नहीं थी बेटा, लालच की थी। इसे अपने पास ही रखो, लेकिन अपने के लिए नहीं, सबके लिए। मतलब अब कस्बे में कोई भूखा नहीं सोएगा, जब तक नियत सच्ची रहेगी। रामू के साथ सभी गांव वाले सहमति में सर हिलाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।